न्यूक्लिक अम्ल अपने पढ़ेंगे गुणसूत्र। इसे अनुवांशिकी के बाद में गुणसूत्र स्टार्ट करेंगे। तो कोशिका के जो केंद्रक होता है ना, केंद्रक में कुछ धागे नुमा संरचना होती है। जैसे मान लीजिए ये केंद्रक है, उसमें धागे नुमा कुछ संरचनाएं होती है जिनको क्या बोलते हैं, क्रोमेटीन कहते हैं। और ये क्रोमेटीन मिलकर के एक गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। तो केंद्रक में धागे नुमा संरचना जिसको क्रोमेटीन बोलते हैं, और क्रोमेटीन मिलकर के गुणसूत्र का निर्माण करती है। गुणसूत्र के खोजकर्ता स्ट्रासबर्गर हैं। गुण बर्गर में नहीं होते, तो आपको याद रखना है गुण सारे बर्गर में नहीं होते। गुणसूत्र के खोजकर्ता स्ट्रासबर्गर हैं। गुणसूत्र का नाम वाल्डी मेयर ने दिया था। वास्तव में नाम वाल्डी मेयर ने दिया था गुणसूत्र का। सबसे छोटे गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं? कवक फंगस में पाए जाते हैं। और सबसे बड़े गुणसूत्र है वो ट्रिलियम पादप। सबसे बड़े गुणसूत्र ट्रिलियम पादप में पाए जाते हैं। अपने इस गुणसूत्र वाले टॉपिक में क्या क्या पढ़ेंगे? गुणसूत्रों की जैसे संख्या हो गई, गुणसूत्रों की संरचना हो गई, गुणसूत्र के प्रकार हो गए, गुणसूत्र के विकार हो गए, ये सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपने गुणसूत्रों की संख्या या लिंग निर्धारण। एक टॉपिक दे रखा है एलडीसी में, तो सबसे पहले लिंग निर्धारण देख लेते हैं। तो मानव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और 46 गुणसूत्र के जोड़े कितने बन गए? 23 जोड़े हो गए। तो 23 जोड़े में से 46 गुणसूत्र हैं जैसे, तो 46 में से 44 है ना, वो ऑटोसोम गुणसूत्र होते हैं। यानी कि इनसे लिंग का निर्धारण नहीं होता। और ये सिर्फ कायिक गुणसूत्र होता है, यानी कि ये बॉडी पार्ट में कोई डिफेक्ट हो या बॉडी पार्ट बनाना हो अपना पूरा, तो वो बनता है 44 से। तो जो दो होते हैं ना, मतलब एक जोड़ी या फिर दो, वो आपके लिंगी गुणसूत्र होते हैं जिनको एलोसोम बोलते हैं। सारा काम ही इनका होता है। तो एलोसोम आल काम किसका? एलोसोम का। दो गुणसूत्र हैं उनका, और ये ऑटो होते हैं। जैसे एलोसोम मेल में क्या होंगे? XY, एक जोड़ी हो गया ना, और फीमेल में XX होते हैं, ये एक जोड़ी हो गया। जैसे नर में 44 तो वो पाए जाएंगे जो कायिक वाले हैं, बॉडी वाले। मादा में भी वही पाए जाते हैं। फिर उनमें एक X और एक Y, ये नर में, और XX आपका मादा में होता है। तो जो नर युग्मक होता है उससे शुक्राणु निकलता है, उससे 23 जोड़ी निकलते हैं। और मादा युग्मक अंडाणु होता है, उससे फिर 23 निकलते हैं। और ये 23 मिलकर के निषेचन होता है, दोनों मिलकर के 46 हो जाते हैं। और उससे युग्मनज या जाइगोट का निर्माण करते हैं। लड़का या लड़की होने का निर्धारण है वो सदैव पुरुष करेगा, ना कि महिला। जब पुरुष X गुणसूत्र देता है तो लड़की, और Y गुणसूत्र देता है तो लड़का होगा। महिला तो वैसे ही XX होते हैं दोनों। अगर मान लीजिए पुरुष ने X और X दे दिया तो आपका लड़का हो जाएगा, और अगर Y दे दिया तो लड़की हो जाएगा। पक्षी और तितली होती है ना, पक्षी और तितली, उनमें ZW और ZZ इस प्रकार का लिंग निर्धारण होता है। जैसे ZW है ना, वो तो फीमेल के हो गए लिंगी गुणसूत्र, और मेल के आपके ZZ हो गए। तो पक्षियों में लिंग का निर्धारण है वो सदैव फीमेल करती है, और मानव में पुरुष करता है, मेल करता है। सबसे पहला टॉपिक है गुणसूत्र की संख्या। गुणसूत्र की संख्या में अगर आपने देखे ना, तो किस में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? सबसे कम एस्केरिस नाम का एक कीड़ा होता है। कीड़ा 2 अक्षर का है, तो 2 गुणसूत्र होते हैं इसमें। मच्छर 6 से आपको याद रखना 6 होते हैं। मक्खी मच्छर का डबल होगी तो 12 होंगे इसमें। मटर पर मेंडल ने किए थे, और 14 थे अपने को याद है पहले से। नींबू और गाजर, नींबू 9 याद रख लो, 9 × 2 कर लो, ये 2 है ना, तो 18 हो जाएगा। मक्की आप लेने जाओगे दुकान पे तो 20 रुपये की एक देंगे, तो 20। मेंढक और टमाटर, मेंढक टर टर करता रहता है, तो 24 और 26 याद रखना है। बिल्ली कैट 38। चूहा है, उसमें चूहा 40। गेहूँ 1482 बोलते हैं ना अपने यहाँ पर, 1442 याद रखना है। और खरगोश 4 पैर होते हैं, 4 4 44। मनुष्य में 46 है ही। आलू, बंदर और तंबाकू, यानी कि अब तो 4 से 8 कर दूंगा मैं। अब ऐसे आलू, वैसे बंदर, तो से आपको तंबाकू, 4 से 8 यानी कि 48 है। घोड़े में 64 है, और भालू, भैंस से 72। कुत्ते 78 और कबूतर 80। अगर
एक ड्रोसोफिला नाम की मक्खी होती है, उसमें कितने होते हैं, तो उसमें 8 होते हैं। अगर पादप में देखा जाए ना, सबसे कम गुणसूत्र किस में होते हैं, तो म्यूकस नाम का एक कवक होता है, उसमें 2 होते हैं। और अधिकतम गुणसूत्र की बात की जाए पादप में, तो अधिकतम ऐसे ओफियोग्लोसम अधिकतम गुणसूत्र का जो पौधा होता है ना, उसको अपने ऑफिस में रखते हैं, तो ओफियोग्लोसम 1260। अगर जंतु में बात की जाए कम गुणसूत्र किस में होते हैं, तो एस्केरिस वो कीड़ा हो गया। अधिकतम गुणसूत्र ऐसे याद रखना है, ओलोकेंथा, अधिकतम ओलोकेंथा में। दूसरा है गुणसूत्रों की संरचना। ये एक गुणसूत्र है, मान लीजिए पूरा ये वाला, और ये इसे एक्सा होता है पूरा। तो इसमें ये इसकी शॉर्ट आर्म होती है ऊपर वाली साइड, और ये आपकी लॉन्ग आर्म होती है। इसको टीलोमेयर बोलते हैं नीचे वाले को, और ये जो धागा से होता है इसको क्रोमेटिड बोलते हैं, और जो ये बीच में पॉइंट्स हैं इसको सेंट्रोमेयर बोलते हैं, और ये ऊपर वाली आर्म है इसको टीलोमेयर बोलते हैं। तो प्रत्येक गुणसूत्र 2 अर्ध गुणसूत्र से बना होता है। ये दोनों अर्ध गुणसूत्र सेंट्रोमेयर से जुड़े होते हैं, जिसे प्राथमिक संकीर्णन कहते हैं। अपने इसे कांटा सा बनाया था ना, तो ये दोनों यहाँ से जुड़े रहते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र 2 अर्ध गुणसूत्र से बना होता है। सेंट्रोमेयर पर बिंबनुमा एक संरचना बनी होती है, जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर कहते हैं। ये काइनेटोकोर है, और ये सेंट्रोमेयर होता है जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को काटते हैं ना, वो सेंट्रोमेयर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों के प्रकार, यानी कि जो जहाँ पर काटते हैं ना उसके आधार पर गुणसूत्र के प्रकार 4 होते हैं। जैसे मेटासेंट्रिक हो गया, और सब मेटासेंट्रिक हो गया, और आर्कोसेंट्रिक हो गया, टीलोसेंट्रिक हो गया। जो मेटासेंट्रिक है ना, इसको याद कैसे करना है, MSAT मस्त, इसके सामने VJI, ठीक है। तो M से मेटासेंट्रिक हो गया, उसका आकार है ना वो V जैसा होता है, यानी कि पूरा एकदम बीच में से काटेगा। और जो सब मैट्रिक होता है, सब मेटासेंट्रिक होता है, उसमें थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा ये जे जैसी आकृति। और जो A वाला है ना एक्रोसेंट्रिक, वो L के जैसा होता है ऐसे। और जो टीलोसेंट्रिक है वो आपका I का जैसा होता है, जैसे ये I वाला है ऐसा होता है। तो ये 4 होते हैं। जो मेटासेंट्रिक है ना, इसमें सेंट्रोमेयर गुणसूत्र के ठीक एकदम बीच में होता है। सब मेटासेंट्रिक है, इसमें सेंट्रोमेयर मध्य से हट करके एक भुजा बड़ी और एक भुजा छोटी, यानी कि ये थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। तो ऊपर वाली साइड वाली दोनों भुजाएं हैं वो छोटी, नीचे वाली थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। एक्रोसेंट्रिक होता है, इसमें सेंट्रोमेयर है वो किनारे की तरफ हो जाती है, एक भुजा बहुत बड़ी और एक भुजा बहुत छोटी, यानी कि सब मेट्रासेंट्रिक से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है इसमें। और टीलोसेंट्रिक है, वो सेंट्रोमेयर गुणसूत्र एकदम टॉप पर आ जाता है, जैसे यहाँ पे आ जाएगा, तो इसमें आई जैसा बनता है। ये कुछ NCERT में वास्तविक गुणसूत्र का साइज दे रखा है, तो वो है ये। तो वास्तव में गुणसूत्र होता इतना ही है ये, बाकी तो जैसे सेटेलाइट बोलते हैं इसको, ये बाहर वाली झिल्ली इसको पेलिकल बोलते हैं, जो प्रोटीन से बनी होती है। ये द्रव भरा है, वो मैट्रिक्स अधात्री अर्धठोस प्रोटीन से निर्मित होता है। और ये जो धागे से हैं इनको क्रोमिनिमा या क्रोमोमियर बोलते हैं, और जो ये पॉइंट से होते हैं इस धागे पर उसको क्रोमिनिमोटा बोलते हैं। फिर ये जो पूंछ सी होती है इसको टीलोमेयर बोलते हैं, बची हुई इसको, और इसको काइनेटोकोर। यहाँ पर प्राथमिक संकीर्णन होता है सेंट्रोमेयर, और ये द्वितीयक संकीर्णन है। यहाँ पर वास्तविक गुणसूत्र और सैटेलाइट के मध्य द्वितीयक संकीर्णन होता है। ये वास्तविक गुणसूत्र है इतना। बॉडी, हमारी बॉडी से एक सेल निकली, सेल में क्रोमोसोम
क्रोमोसोम में डीएनए और डीएनए में पाया जाता है जीन्स। इस तरीके से चलता है BCCDG। पेलिकल, बाहरी झिल्ली को पेलिकल बोलते हैं। मैट्रिक्स, गुणसूत्र का आधारीय तरल है, उसको बोलते हैं सेंट्रोमेयर, दो गुणसूत्र की भुजाओं को आपस में जोड़ने वाला। क्रोमेटिड, गुणसूत्र की भुजा। क्रोमेनिमा, अंदर पाए जाने वाले कण। द्वितीयक संकीर्णन, गुणसूत्र व सैटेलाइट के मध्य का स्थान द्वितीयक संकीर्णन कहलाता है। सैटेलाइट, गुणसूत्र के अलावा बचा हुआ भाग द्वितीयक संकीर्णन के पश्चात शेष भाग है वो सैटेलाइट। टीलोमेयर, गुणसूत्र का अंतिम पूंछ वाला हिस्सा है वो टीलोमेयर कहलाता है। वे गुणसूत्र जिनमें सैटेलाइट बॉडी पाई जाती है वो सेट गुणसूत्र कहलाते हैं, और जिनमें नहीं पाई जाती है ना वो नॉन सेट गुणसूत्र कहलाते हैं। तो मनुष्य में सेट गुणसूत्र या सेट क्रोमोसोम कितने होते हैं? 10 जोड़ी होते हैं, यानी कि 20। और नॉन सेट क्रोमोसोम कितने होते हैं? 36, यानी कि 18 जोड़ी होती है। मतलब 10 होते हैं तो वो 5 जोड़ी हो गई, 20 नहीं होंगे। और 36 होते हैं तो मतलब 18 जोड़ी होगी। तो कुल मिला के 46 गुणसूत्र हो गए कंप्लीट। सेट कितने हैं? सेट 10 हैं, 10 को सेट कर रखा है। नॉन सेट 36 भी रहे। आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने वाले जीन होते हैं, और जीन शब्द जोहानसन ने दिया था। सर्वप्रथम कृत्रिम जीन संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया था। गुणसूत्र, गुणसूत्र में 92% तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, और 8% है वो आरएनए प्लस प्रोटीन पाया जाता है, यानी कि नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है। अर्थात गुणसूत्र डीएनए, आरएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। गुणसूत्रीय सिद्धांत सट्टन व बावेरी ने दिया था ये। गुणसूत्र के प्रकार, तीसरा टाइप विशिष्ट गुणसूत्र। लेम्ब्रूस या दानव गुणसूत्र आते हैं इसमें, यानी कि राक्षस जैसा। खोजकर्ता कौन है? फ्लेमिंग। दानव फैल गया तो फ्लेमिंग। यह एम्फीबिया उभयचर की जो ओकाइट अंड कोशिका में पाए जाते हैं। और लारीय गुणसूत्र या पॉलीटीन गुणसूत्र है, उनकी खोज बाल बीमानी ने की थी। इसमें डीएनए की अधिकता होती है, और यह कीटों की लार में होता है। जैसे ड्रोसोफिला फल मक्खी है ना, उसकी लार में लारीय गुणसूत्र या पॉलीटीन गुणसूत्र पाया जाता है। चौथा है वो आपका गुणसूत्रीय विकार है, ये अपने मानव रोग में भी पढ़ेंगे। इसमें एक उत्परिवर्तन पॉइंट है, म्यूटेशन। अचानक होने वाला परिवर्तन है वो म्यूटेशन कहलाता है। उत्परिवर्तन के कारण क्या क्या होते हैं? डीएनए, जीन या नाइट्रोजन क्षार में जो परिवर्तन होता है उसके कारण उत्परिवर्तन होता है। जो उत्परिवर्तन है वो 2 टाइप से होता है, एक तो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन और एक बिंदु उत्परिवर्तन। गुणसूत्रीय में गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन और गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन। गुणसूत्र की संरचना में और गुणसूत्र की संख्या में। संरचना में परिवर्तन होगा ना तो या तो विलोपन होगा, या गुणन होगा, या उलझना होगा, या स्थानांतरण होगा। जबकि गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन होगा तो सहगुणिता, अस्वगुणिता। गुणसूत्र का पूरा एक सेट परिवर्तन होना तो सहगुणिता। अस्वगुणिता पूरे सेट के बजाय 1-2 गुणसूत्र कम ज़्यादा होना वो असहगुणिता होता है। जैसे ट्राइसोमी, मोनोसोमी, नलीसोमी, टेट्रासोमी, ये सब इसमें आते हैं असहगुणिता में। दूसरा पॉइंट है वो बिंदु उत्परिवर्तन है। बिंदु उत्परिवर्तन, बिंदु उत्परिवर्तन के बारे में सर्वप्रथम TH मॉर्गन, बिंदु मर गया, मॉर्गन। बिंदु उत्परिवर्तन के उदाहरण सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया है वो बिंदु उत्परिवर्तन का उदाहरण है। गुणसूत्र 11 में चेंजेस आते हैं। बिंदु उत्परिवर्तन, प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन और फ्रेम शिफ्ट 2 होते हैं। प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन उसमें भी 2 होते हैं, ट्रांसमिशन और ट्रांसवर्जन। ट्रांसमिशन क्या होता है? इस प्रकार के उत्परिवर्तन में प्यूरीन का प्रतिस्थापन प्यूरीन यानी कि सेम में होता है, और पिरामिडीन का पिरामिडीन में होता है, तो वो ट्रांजिशन कहलाता है। और ट्रांसवर्जन, इसमें प्यूरीन का प्रतिस्थापन प्रीमिडीन और प्रीमिडीन का प्यूरीन से होता है। दूसरा है फ्रेम शिफ्ट, जब डीएनए में एक या कुछ न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाएं या हट जाएं, इसे जीन का रीडिंग फ्रेम है वो बदल जाता है। तो फ्रेम शिफ्ट देखते हैं 2 प्रकार का होता है, एक तो एडिशन होता है और एक सब्सट्रैक्ट होता है। एडिशन जैसे एक ऐड हो जाता है तो ज़्यादा हो जाता है, और विलोपन में एक कम हो जाता है।
फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन से होने वाले रोग, यानी कि फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन है उससे कौन कौन से रोग होते हैं? एक तो थैलेसीमिया होता है गुणसूत्र 11 में परिवर्तन के कारण, एक सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है 7, सिस्टिक 7 फेफड़ों से संबंधित है ये। उसके बाद है न्यूक्लिक अम्ल, ये भी एक टॉपिक लगता है न्यूक्लिक अम्ल। खोजकर्ता फ्रेडरिक मिशर है इसके, अम्ल को मिस कर दिया फ्रेंड ने। इन्होंने न्यूक्लिक अम्ल को मवाद कोशिकाओं में देखा था, मवाद कोशिकाओं में। न्यूक्लिक अम्ल में दो चीज़ें होती है, डीएनए और आरएनए होता है। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन होता है, डीएनए ऋणावेशित और हिस्टोन प्रोटीन है वो धनावेशित होता है। 99% सजीवों का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। डीएनए न्यूक्लियोटाइड, टाइड बोले तो 3 का बहुलक होता है। न्यूक्लियोटाइड में फास्फेट, शुगर और नाइट्रोजनिक क्षार होता है। तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा भी पाई जाती है। डीएनए में नाइट्रोजन क्षारक कितने प्रकार के होते हैं? 4 होते हैं। तो प्यूरीन और पिरामिडीन। प्यूरीन में आपको याद रखना है, प्यार से AGTC ले आओ। एडिनिन, गुआनिन, T से थाइमिन और C से साइटोसिन। ये हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं आपस में। जैसे एडिनिन और थाइमिन के बीच में डबल बंध होता है, गुआनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। न्यूक्लियोसाइड में वो न्यूक्लियोटाइड था, ये न्यूक्लियोसाइड है। इसमें शुगर और एंटो क्षारक होते हैं। फास्फोडाईएस्टर पर किया होती है ये वाली तो, और ये ग्लाइकोसिट्रिक बॉन्ड होता है इनके बीच में। डीएनए का द्विगुणित मॉडल सन 1953 में, द्विगुणित 53 में वाटसन और क्रिक ने दिया था। डीएनए के द्विगुणित मॉडल को एक्सरे विवर्तन द्वारा रोजलिंड और विल्किंसन मॉरिसन ने समझाया था। डीएनए की एक कुंडली की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम तथा चौड़ाई 20 एंगस्ट्रॉम। डीएनए की एक कुंडली में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम। डीएनए की दोनों कुंडलियों को खोलने वाला एंजाइम हेलिकेज है। डीएनए की दोनों कुंडलियों को जोड़ने वाला एंजाइम लाइगेज है। और डीएनए का फिक्स स्थान से काटने वाला एंजाइम रेनी है। रेनी को आप कैंची से समझ सकते हैं। रेनी का पूरा नाम रेट्रीगेशन एंडो न्यूक्लिएज एंजाइम। डीएनए के अणु को गर्म करने पर हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने से दोनों श्रृंखलाएं अलग अलग हो जाती है। इसे डीएनए का विकृतीकरण कहा जाता है। टेम्परेचर कम करने पर दोनों श्रृंखलाएं आपस में जुड़ने लगती है, इसे एनीलिंग कहा जाता है। रेनी एंजाइम को आणविक कैंची कहा जाता है। ये सीटी में पूछा गया था। चोरगॉफ का नियम क्या है? A+G/T/C, AGTC बराबर 1 होता है। A+G हो गया और T+C, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। चारगाफ के अनुसार डीएनए की द्विकुंडलित संरचना में प्यूरीन के बराबर पिरामिडीन होते हैं। मान लीजिए ये प्यूरीन है ना दोनों, तो ये पिरामिडीन है। क्वेश्चन है एक, डीएनए के एक सैंपल में C साइटोसिन 30% है, तो T थाइमिन क्या होगा? तो प्यूरीन में आपकी A आ गया और G आ गया, पिरामिडीन में T और C आ गया। इनके बीच डबल बॉन्ड होता है, इनके बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये 30 दे रखा है ना C, तो ये भी 30 होगा इसके सामने वाला, और ये 30 है तो ये 70 होगा और ये T भी 70 होगा। इस तरीके से निकल जाएगा। फिर RNA, डीएनए हो गया। RNA राइबोस न्यूक्लिक अम्ल पूरा नाम है इसका। ये एकल गुणित होता है। राइबोस शर्करा उपस्थित होती है इसमें। न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है, टाइड है। इसमें थाइमिन नामक N2 क्षार के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है, यानी कि तू बदल गई, T से थाइमिन की जगह U आ जाएगा, यूरेसिल। कुछ वायरस, बैक्टीरिया, पादप आनुवंशिक पदार्थ होता है, यानी कि RNA है वो वायरस में, बैक्टीरिया में, कुछ पादपों में पाए जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है। RNA के प्रकार 3 प्रकार होते हैं। RNA एक mRNA होता है, यानी कि मैसेंजर संदेशवाहक RNA। एक rRNA होता है, यानी कि राइबोसोमल RNA, जो प्रोटीन का निर्माण करता है।
एक tRNA होता है जो ट्रांसफर स्थानांतरण RNA होता है। mRNA इसकी संख्या सबसे कम होती है, सबसे कम मैसेंजर सबसे कम यूज़ होता है आजकल, और स्थायित्व कम होता है उसका। मैसेंजर थोड़ी सी देर रखते हैं, अपने बाद में अनइंस्टॉल कर देते हैं, या प्रोटीन के निर्माण हेतु संदेश पहुंचाता है बस। mRNA को दूत RNA कहा जाता है क्योंकि यह अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक ले जाता है। फिर rRNA है ना, राइबोसोमल RNA, यह सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है, इसका स्थायित्व ज़्यादा है, और rRNA का निर्माण केंद्रिका में होता है। फिर tRNA ट्रांसफर RNA सबसे छोटा होता है, इसे एडेप्टर RNA भी कहा जाता है क्योंकि यह अमीनो अम्ल से जुड़कर उन्हें राइबोसोम पर प्रोटीन संश्लेषण हेतु TRF करता है। सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत, यह सिद्धांत क्रिक के द्वारा दिया गया था। अपने ड्रम के क्या मारते हैं, किक मारते हैं। तो DNA का DNA में बदलना रेप्लिकेशन, डुप्लीकेशन या प्रतिकृति, DNA का RNA में बदलना ट्रांसक्रिप्शन, और RNA का DNA में बदलना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और RNA का प्रोटीन में बदलना ट्रांसलेशन कहलाता है। तो यही बात इसने लिखी है, DNA से DNA रिप्लिकेशन, डुप्लीकेशन, DNA से RNA ट्रांसक्रिप्शन, RNA से DNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, RNA से प्रोटीन ट्रांसलेशन। आनुवंशिक कोडोन, कोडोन क्या होता है, जैसे 3-3 के ट्रिपलेट बनते हैं, नाइट्रोजन शार्क है उनके 3-3 ट्रिपलेट बनाते हैं, अपने जोड़े बनाते हैं। जैसे DNA में 4 पाए जाते हैं, AGTC, और RNA में AGUC। कुल संख्या कितनी होती है आनुवंशिक कोडोन की? 64। प्रोटीन संश्लेषण में सहायक 61, 3 नहीं होते। प्रारंभिक कोडोन कौन कौन से? AUG हैं। AUG कोडोन फिनाइल मीथेओनिन को सक्रिय करके प्रोटीन का निर्माण करता है। और समापक कोडोन, वे कोडोन जो अमीनो अम्ल का निर्माण नहीं करते, अर्थात कोई भी अमीनो अम्ल को सूचना नहीं देते। ये 3 होते हैं समापन करने वाले, UAA, UAG, UGA, 3 होते हैं समापन कोडोन। तो AGTC और AGUC में कुल 64 कोडोन बनते हैं, आगे ट्रिपलेट बनते हैं, और उनमें से 61 कोडोन हैं वो प्रोटीन तक पहुंचते हैं, और 3 अमीनो अम्ल एसिड नहीं बनाते। 61 में से शुरू करने वाले AUG और समापन करने वाले 3 होते हैं, UAA, UAG, UGA। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ये क्या होता है? RNA से DNA का बनना है, वो आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है। ये RNA से DNA किस में बनता है? एड्स किस में बनता है? प्रतिपादक कौन है? टेनिन और वॉल्टीमेरे। इन्होंने बताया कि आनुवंशिक सूचनाओं का प्रवाह हमेशा एक दिशीय नहीं होता है। इनके अनुसार जिन जीवों में DNA नहीं पाया जाता उनमें आनुवंशिक सूचनाओं का प्रवाह एक दिशीय नहीं होता। HIV तथा तंबाकू मोज़ेक वायरस TMV, इनमें RNA पाया जाता है, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के माध्यम से cDNA यानी कि उस DNA की कॉपी बना लेते हैं, और अपना शरीर है उसके खिलाफ काम नहीं कर पाता है फिर।